पवन जी, इस वर्ष अभी जो समय चल रहा है 2023 चल रहा है। 2023 के अंदर जनवरी से लेके अभी जो अक्टूबर महीना आज लगा है, आज अक्टूबर की 1 तारीख है। तो इन 9 महीनों के अंदर आपने इस 50 बीघा जमीन से अभी लगभग कितनी उपज आपने पैदा कर ली है, कितने यानी दाम के रूप में? जनवरी 2023 में फसल लगी हुई थी। उस समय सरसों की और जीरो की और अरंडी की थी। तो 10 बीघे के अंदर जीरा था और 10 बीघों के अंदर अरंडी थी और 10 बीघे के अंदर सरसों था। तो सरसों की खेती लगभग 80-90 हज़ार रुपये की हुई और अरंडी की खेती लगभग 1-1.5 लाख रुपए की हुई। और जीरा पिछली साल फसल बारिश के कारण ख़राब हो गया तो 1 कुंटल लगभग 30 हज़ार के आसपास की हुई। ये थी जनवरी से लेकर अप्रैल तक की फसल। अप्रैल से लेकर 2 महीने बाद बारिश का मौसम आता है, जून जुलाई में, उसके बाद फसल की बुआई हुई। उसके बाद अभी बाजरी लगी हुई है 20 बीघों के अंदर और 10 बीघों के अंदर लगी हुई है अरंडी की फसल। अब इसकी कटाई होगी और 20 बीघा है जो एक्स्ट्रा है उसकी भी बाजरी लगी हुई है। जो 20 बीघा जो ज़मीन से पिला के बाजरी लगी है उसकी कीमत होगी लगभग अपन 2,000 रुपये के भाव से माने तो 50 कुंटल के 1 लाख रुपए की बाजरी। और बाजरी होगी उसका चारा होगा लगभग 1 लाख रुपए का। अरंडी होगी लगभग अपन 3 बार अरंडी लेते हैं तो उसकी कीमत भी लगभग 2 लाख 1.5-2 लाख रुपए की आएगी। तो जितना आपने टोटल बताया है वो लगभग 8 से 10 लाख के अराउंड आप उसमें आमदनी बता रहे हैं। हाँ। तो इसमें आपका खर्चा कितना आ गया होगा? खर्चा लगभग चौथाई आता है। जैसे 8 लाख की फसल आई तो उसका खर्चा लगभग 25% का आप 1.5 से 2 लाख रुपए मान के चलो। अच्छी बात है। इसमें पानी का होना भी ज़रूरी है। सही मात्रा में यहाँ पे पानी होना और सही समय पर बरसात होने से आपकी ये फसल अच्छी होती है, और नहीं तो आपके यानी जो फसल में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। और पवन जी, अपने जो नए लोग हैं, जो अभी खेती में आना चाहते हैं, उनको आप किस तरीके की खेती करना एडवाइस करेंगे? क्योंकि आपको काफ़ी लंबा इसको खेती करने का आपको एक्सपीरियंस है, कम से कम 10-15 साल का आपका एक्सपीरियंस है। तो आप बता सकते हैं कि जो अभी नई युवा पीढ़ी जो खेती की तरफ अगर रुझान बनाती है, तो उनको पारंपरिक खेती करनी चाहिए या आधुनिक तरीके अपनाने चाहिए या मिश्रित रूप उसका? अभी जिस हिसाब से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, समय चलता है बारिश का है, उसके अनुसार यदि आज के समय में खेती करें तो टेक्निकल खेती सबसे बेहतर रहती है। उसमें कारण है कि ज़्यादा ज़मीन पिलाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी ज़मीन रखो, 10 बीघा 5 बीघा रखो, लेकिन उसकी चारों ओर मेड़ लगाओ। टेक्निकल बात करो, जैसे कि उसकी मिट्टी की जांच कराओ, पानी की व्यवस्था करो। जो ज़मीन और पानी के मेल मिलाप है उसके अनुसार खेती करनी चाहिए। और टेक्निकल खेती का मतलब ये है कि कम लगाओ लेकिन अच्छी लगाओ। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। क्या है, लोग बड़े खेत के पीछे ज़्यादा भागते हैं, सोचते हैं ज़्यादा जगह हम खेती करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सही तरीके से अगर छोटे खेत में भी अगर खेती की जाए तो वो 50 बीघा भी 10 बीघों से 10 ज़्यादा। बीघों से ज़्यादा रहेगा, यानी कम रहेगा, 50 बीघा में खेती कम होगी। तो आप कोई 1-2 टेक्निकल खेती के तरीके हमें बता दीजिए। एक दो टेक्निकल चीज़ की जब बात आई तो एक बता देते हैं कि अभी जो जैसे जिस हिसाब से मौसम में है तो ऐसी मौसम में फसल लगानी चाहिए कि बारिश हो या आंधी आए तूफान आए तो उस फसल को नुकसान होने की रिस्क कम रहती है। जैसे हमने जो अरंडी लगा रखी है 10 बीघों में, ये 99% बारिश ज़्यादा हो तो भी नुकसान नहीं होता है, धूप ज़्यादा हो तो भी नुकसान नहीं होता है, सर्दी ज़्यादा पड़ जाए तो भी नुकसान नहीं होता है। दूसरी, इस फसल लगाने में क्या है कि आदमी जो लगाता है उसके खर्चा कम आता है। हुँ। तीसरा, इसके ऊपर एक स्प्रे करो तो भी ये फसल चलती रहती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है, इसकी इनकम लेनी है तो आप इसको पानी पिलाओ। ज़्यादा इसके ऊपर खर्चा नहीं होगा। इस टाइप की खेती करने से क्या होगा कि किसान के इनकम का सोर्स बढ़ेगा। नहीं तो क्या है कि दूसरी फसल के अंदर स्प्रे, घास फूस जलाना,
खाद डालना, उसमें इतना खर्चा आ जाता है कि उसकी कमाई का 75% खर्चा आ जाता है। अरंडी जैसी फसल है, इसके अंदर कम खर्चे में अधिक मुनाफा मिल सकता है। अच्छा पवन जी, रासायनिक खेती के बारे में आपका क्या कहना है? रसायन का उपयोग जो अंधाधुंध हो रहा है, या ज़रूरी है, या फिर इसको अभी कम किया जा सकता है और बिल्कुल ख़त्म ही किया जा सकता है? रासायनिक खेती का जब तक प्रश्न आता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये रासायनिक खेती आज से नहीं है। जब से हरित क्रांति आई, उस समय से खाद बीज डालना शुरू किया और सरकार ने बोल के डलवाया कि आप खेतों में डालो ताकि आपकी उपज बढ़े। लेकिन सरकार का उद्देश्य ये नहीं था कि अपन ज़मीन को ख़राब कर दें। उनकी सोच ये थी कि किसान को कुछ मिले, जिसका फ़ायदा मिले। लेकिन अभी जिस हिसाब से बाज़ारों में रासायनिक दुकानें लगी हुई है, खाद बीज की दुकानें लगी हुई है, उनको ये पता नहीं है कि ये ज़मीन के अंदर कितना नुकसान करेगी, फ़ायदा करेगी। लेकिन वो जो कंपनी वाले बोलते हैं, उसके अनुसार वो किसान को दे देते हैं। लेकिन किसान भी इतना चिंतित है कि अब क्या करें? यदि खाद नहीं डाले तो फसल नहीं होगी। कारण कि ज़मीन जो उपजाऊ थी वो नष्ट हो गई है। जो अच्छे कीड़े थे वो नीचे चले गए रासायनिक खादों के कारण। अब रासायनिक खाद की जब बात आती है, तो पहले के ज़माने में गोबर की खेती होती थी। गोबर के खाद डाल के खेती की जाती थी। लेकिन अब गोबर के खाद डालना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, कारण कि बहुत महंगी खेती हो गई है। एक गोबर की खेती की टोली अपन भराते हैं तो 10,000 रुपये आती है, और वो 1 बीघे के अंदर 5 से 6 टोली डालना होता है। लेकिन इतनी खेती में इनकम नहीं है कि इस हिसाब से खेती में डालें। तो कुछ रासायनिक खाद तो काम में लेने पड़ते हैं, उसके अनुसार ही खेती होगी। लेकिन ये बता दूं कि जितना अपन ज़्यादा नुकसान डाल के ज़मीन का कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अपन खुद खाने से हो रहा है। पवन जी, जैसे एक बार मैंने अगर गोबर खाद अपने खेत में डाल दी, तो वो कितने साल तक फर्टिलाइज़र का काम करेगी? देखो, गोबर की खाद का डालने का तरीका भी अलग-अलग टाइप से है। एक तो जो गांव में कचरा डाला हुआ है, सीधा खेत में अपन लाके डाल देते हैं, तो उसको गलने में भी 2 साल लगते हैं। और 2 साल उसका मान लो आप, उसकी ज़मीन के अंदर घुलने के बाद वो काम करेगी। एक गोबर की खाद को लाया और खड्डा खोद के गलाया, जलाया, और उसके जो पार्ट्स बचे वो खेत में डालो, तो वो तुरंत काम करेंगे और 3 साल तक करेंगे। 3 साल तक। चल तो रहा है, बंद हो गया रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो आपने कभी गोबर खाद आज़माया है क्या? हमने गोबर खाद आजमाया है, लेकिन हमने क्या किया, गोबर की अलग-अलग छोटी-छोटी डिगली लगाई और उसके अंदर पानी डाला और उस खाद को वहीं पे ही गलाया, एक तरह से ट्रीटमेंट किया आप उसको? ट्रीटमेंट किया, और उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोज़र डाला, ताकि वो जो खाद के जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, वो उसके गले अंदर ही थोड़े घुल से। गए। और उस खाद को फिर हमने ट्रैक्टर की सहायता से नहीं, हाथों से पावड़ी से भर के एक-एक पूरे में जगह फैलाया। फैलाया। जिससे क्या है कि एक ही पूरे ज़मीन के अंदर वो मिट्टी में गोबर खाद मिल गया, और उसका जो रिज़ल्ट आया वो उसी साल आना शुरू हो जाता है। और हमने रिज़ल्ट लिया 3 साल तक कंटिन्यू उस ज़मीन से। एक पवन जी, मैंने आपके खेत में यहाँ पर एक समस्या और देखी है, वो है ये दूब है ना, इसकी समस्या। काफ़ी हमारे जो किसान भाई हैं, उनके खेतों में दूब हो जाती है, जो कि फसल को पैदावार को कम करती है। तो इसका भी क्या कोई निदान है? इसको कम किया जा सकता है? इसका कुछ ट्रीटमेंट है तो हमारे दर्शकों को बताइए। दूब का जहाँ तक पूछा है आपने, मैं बता दूँ कि हमने अपने खेत में एक ट्रीटमेंट किया था दूब का। हमारे 20 बीघे अंदर वाली खेती के अंदर दूब बहुत ज़्यादा थी। तो कई किसानों से पूछा गया, कई दुकानदारों से पूछा गया, कई कंपनी वालों से बात की, लेकिन सबकी अलग-अलग राय थी अपनी। कोई बोलता है खेत से गर्मी के अंदर तरी निकाल के छोड़ दो तो धूप चली जाएगी। कोई बोलता था कि इसके अंदर ये फसल लगा दो और साथ में रखो तो ये धूप चली जाएगी। सबके अलग-अलग नज़रिए थे, लेकिन जहाँ तक हमने सोचा कि भाई टेक्निकल खेती के अंदर रासायनिक कारण से ही ये डूब जाएगी, तो हमने एक
कृषि वैज्ञानिक से बात की, उन्होंने मेरे को एक नंबर दिए कंपनी वाले के, जो धूप जलाने वाली दवाई का मार्केटिंग वाला था। उन्होंने एक दवा का नाम बताया, ग्लाइफोसिलेटेड 71 ग्राम। वो 1 लीटर दवा 1 बीघे के अंदर डालती है। 300 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर दवा डालते हैं और उसका स्प्रे किया जाता है। वो क्या है कि जब धूप गीली रहती है, बारिश होती है, जब हवा नहीं चलती है, मिट्टी नहीं जानी चाहिए, उसके ऊपर हमने स्प्रे कराया। उसका रिजल्ट उन्होंने, कंपनी वाले ने बोला था 95% मिलेगा आपको, लेकिन उसमें ये शर्त यही होनी चाहिए, धूप गीली होनी चाहिए, मिट्टी नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर। टंकी का स्प्रे आप जो कराओगे वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। दवा की मात्रा जो डोज बता रहे हैं उसी के अनुसार होनी चाहिए। और स्प्रे करने का तरीका टेक्निकल आदमी, कोई अच्छा होशियार आदमी, उससे कराना। तो हमने उसी विधि से कराया। हमने देखा गया कि हमारे खेत के अंदर 80 से 90% धूप का निवारण हो गया। 10% नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि जो हमारी खुद की कमी थी, हमने भी पहली बार ही कराया, और जो पहला स्प्रे किया था वो स्पीड से कर दिया। मतलब जो पूरा धूप के जड़ तक दवा नहीं पहुंची होगी, उसके कारण जो 80% हुआ, और 20% बचने का कारण वही था कि जो स्प्रे करने की जो स्पीड थी वो तेज हो गई स्टार्टिंग में। जैसे जैसे 2-4 बीघों के बाद हमने किया थोड़ा समझ के, तो वो उसके बाद वाली 95% चली गई। लेकिन जो 80% हुई, उसके अंदर 20% का कारण यही था, टेक्निक सही नहीं थी। जैसे आपने जहाँ पर एक बार ट्रीटमेंट करवा दिया, दोब जड़ से वहाँ से चली गई, लेकिन बाद में क्या वही उसी जगह पर वापस दोब उगी है क्या? अब जॉब उसी जगह उगने का कारण ये नहीं है कि वो ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ। उस जगह उगने का कारण है कि हमने जो जो 20% रह गई, वो खेत के अंदर तई कल्टी जो निकलती है उसके साथ अटक के वहाँ चली जाती है। अच्छा। और दो ऐसी चीज, एक उठा के दूसरी जगह अपन लगाएंगे तो लग जाएगी। तो वो यहाँ से चल के, जैसे 2 बीघे बाद के खेत में टुकड़ा होके पड़ा चला गया, और वो बरसात आई, वो मिट्टी के अंदर रही, तो वो अपने आप उगनी शुरू हो जाती है। तो दूब अपने आप नहीं उगती है, लेकिन अपने द्वारा ही ट्रैक्टर से लेके जाते हैं और वहाँ छोड़ देते हैं, तो वो बारिश से अपना आप उग जाती है। और जब एक उगती है तो सारा सिस्टम चलता है, ऐसा फैलने लग जाती है। तो पूरी खेत की जब सफाई होती है तब अपन मानते हैं कि दोब नहीं लगेगी। अच्छा, अच्छी खेती और अच्छी पैदावार के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कितना रोल है एक खेत में? उसके बारे में आपका क्या कहना है? इलेक्ट्रिसिटी का इतना, और पानी का लेवल, जो सब कुछ है वो सब निर्भर करता है आपके खेत में पानी का लेवल कितना है। दूसरा, आपके पास पानी को निकालने का सोर्स क्या है। अब सोर्स की जब बात आती है तो अपने पास मुख्य बिजली है, जो अभी अपने पास बिजली के कारण अपन पानी की खेती करते हैं। कि जिस खेत में पानी की है लेकिन बिजली नहीं है, वो खेती नहीं कर पाता। लेकिन हमारे खेत पर बिजली नहीं थी तब भी हमने खेती शुरू की थी। हमारे सोलर पैनल लगाया था, जब पूरे गांव में देखने आए थे सोलर पंप से कैसे पानी बाहर आएगा, कैसे खेत में सिंचाई होगी, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 10 जगह ट्राई की, कंपनी वालों से बात की, तो उन्होंने बोला हम गारंटी लेते हैं, तो हमने भी विचार बनाया। अच्छा, तो सोलर पैनल आपने कितने वर्ष पहले लगवाया? आज से 6 साल पहले सोलर पैनल लगाया। हमारा कुआं है 80 फीट का, जिसके अंदर उन्होंने, कंपनी वाले ने बोला कि आपके पानी का लेवल कितना है, उसके अनुसार पंप लगाएंगे हम, और जितना पंप होगा उसके हिसाब से ही सोलर का पैनल लगेगा। तो सब जानकारी लेने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमारे कुएं में जो पानी का लेवल है और जो कुएं की गहराई है उसके अनुसार 5 HP की मोटर लगेगी, 3 फेज की। अच्छा, सोलर पैनल के लिए फिर जैसे कि फिलिप्स की ये सोलर पैनल आते हैं, और भी बड़ी-बड़ी कंपनियों के आते हैं, और कुछ लोकल कंपनियों के आते हैं, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए? कैसी कंपनियों से हमें सोलर पैनल लेना चाहिए? सोलर पैनल की प्लेट को जो लेते हैं वो उसकी कंपनी को देखना चाहिए अपन। एक तो डुप्लीकेट कंपनी आती है, एक स्टैंडर्ड कंपनी आती है। सोलर
पैनल लेने का मतलब है सोलर प्लेट का पावर कितना है और क्या रेट आ रही है। दूसरा, उसकी वारंटी कितने साल की है। प्लेट चलेगी, बाकी तो उसका क्या है, मोटर तो रिपेयर होती है सब उसे, लेकिन प्लेट रिपेयर नहीं होती। प्लेट एक बार जल गई तो वो खराब हो जाएगी। दूसरा ये देखना है कि प्लेट का पावर कितना है और कम मौसम में। आज तो 6 साल पहले हमने ली, उसके बाद आज के टाइम में तो प्लेट इस टाइप की भी आ रही है कि कम धूप हो तो भी रोशनी उतनी आउटपुट देगी। अच्छा। लेकिन अभी जो हमारे पास है 6 साल पुरानी है, वो तेज धूप में ही अच्छी काम करती है, कम धूप के अंदर नहीं काम करती है। अभी नई टेक्निक आएगी, ये आधी धूप आएगी तभी रोशनी पूरी देगी। तो चयन करना है अच्छी कंपनी की प्लेट लें जिसकी वारंटी लंबे टाइम तक हो और करंट कंटिन्यू निकाले। पवन जी, आपको याद है आपने किस कंपनी की प्लेटें लगा रखी हैं सोलर पैनल? मेरे सूर्या की लगी हुई है, सूर्य। जो जयपुर की है, और सोलर पैनल ही जयपुर से ही लगवाया था। उसके अंदर 5100 वोट आ रहा है और 5 HP की मोटर चलती है। मेरे डायरेक्ट लगा हुआ है, धूप होगी वैसे कुआं चलेगा। तो ये सोलर पैनल की जो कंपनी होती है, वो सोलर पैनल पूरा सेटअप करके लगा के जाती है? कितना काम करके जाती है? मोटर पंप अपने से खुद से खरीद के लगाना पड़ता है या फिर वो सब पूरा सेटअप सेट करके जाती है? जो सोलर पैनल वाली कंपनियां हैं वो पूरा पूरा सेटअप करने का चार्जेस लेते हैं, अच्छा। क्योंकि उनको पता ही रहता है कि हमारी जो जो पैनल लगेगा उसके ऊपर मोटर कौन सी लगनी चाहिए, और ताकि आउटपुट सही दे। बेहतर यही रहता है कि उस कंपनी वालों के अपन बोले पैनल लगाओ और पानी निकाल के अपन को दो, सेट लेकिन हो। उसका ध्यान रखना चाहिए, कंपनी अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, मोटर मोटर भी अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, और जो पाइप यूज ले रहा है, केबल ले रहा है, प्लेट का जो स्टैंड बना रहा है, वो अच्छी कंपनी के मॉडल बनाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात इसमें सबसे बड़ी है कि सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो ध्यान रखना चाहिए कि हवा के कारण कहीं नुकसान नहीं हो जाए। अच्छा। यानी आपके कहने का मतलब कि वो मजबूती से लगाया गया हो, नहीं तो क्या है सोलर पैनल हवा के अंदर उड़ सकता है, वो इधर-उधर गिर के टूट सकता है। तो सोलर पैनल लगाते वक़्त आपने इसमें एक मोटर लगाई है, जो पंप पंप लगाया है, वो डीसी पंप होगा ऑब्वियसली, तो और उसका लाइफ कितना है? एसी पंप है। अच्छा, तो अच्छा डीसी लाइट आती है वो एसी में कन्वर्ट हो जाती है? आपने कन्वर्टर लगा रखा है बीच में। हाँ, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का बैटरी का कोई सिस्टम नहीं है, यानी स्टोरेज नहीं कर सकते आप किसी भी डायरेक्ट। डायरेक्ट आप चलाते हैं। अगर आप बैटरी लगा दें और स्टोरेज करने लगे लाइट को, तो आप अ, लाइट बेचकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जब खेती करते हैं तो स्टोरेज होती नहीं है, कारण कि जो दिन में धूप रहती है उससे कुआं चल जाता है और बैटरी चार्ज होने का टाइम ही नहीं मिलता। उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा हो एक्सप्रेस, जाता है। हाँ। दूसरा, जब या तो अपन दिन भर बैटरी को चार्ज करें और रात को ट्यूबवेल चलाए, हुँ। तो फिर बात तो वही हुई, तो बैटरी का चार्ज एक्स्ट्रा होता है। या बिजली बेचें तो बैटरी लगाओ। हुँ। खेती के लिए बैटरी कोई फ़ायदा नहीं है, कारण कि खेती की बैटरी की वारंटी लाइफ टाइम ही 5 साल है, और 5 साल के अंदर लगभग जितनी प्लेटों का खर्चा है उससे ज़्यादा खर्चा बैटरी का है। तो कुआं तो चलना है एक टाइम, चाहे दोपहर में चलाओ चाहे रात को चलाओ। तो खेती के लिए बेस्ट यही है कि डायरेक्ट प्लॉटों से मोटर चलाओ। अच्छा। पवन जी, ये जैसे ये अपना एलोवेरा आता है। क्या हुआ, बंद हो गया था?